पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह सांसद राहुल गांधी का पंजाब दौरा, आज गुरुग्राम में आयोजित सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस की केरलम में सरकार बनाने की हलचल तेज, पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने की मीटिंग, सीएम चेहरा का होगा ऐलान। टीसीएस केस में फरार आरोपी निदा खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र के संभाजी नगर के एक फ्लैट से हुई गिरफ्तारी। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ केस में सभी 22 आरोपी बरी, बॉम्बे हाई कोर्ट बोला ठोस सबूत नहीं, संदेह पर सजा नहीं दे सकते, ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार। और यूपी बिहार में बारिश, राजस्थान में ओले गिरे, हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, गुजरात का राजकोट देश में सबसे गर्म। की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा चलेंगे चंडीगढ़, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको सुना देते हैं। फसल मार्केट में कम दाम पे बिकी है तो हमने उसकी भावांतर के लिए करोड़ 88 लाख रुपए की राशि में आज जारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक किस्त जारी की थी कुछ, और अब ये दूसरी किस्त जारी कर रहा हूँ मैं 38 करोड़ 88 लाख रुपए की, और ला करके हमने 196 करोड़ 3 लाख रुपए की ये किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मैंने विभिन्न योजनाओं के 58,87,469 लाभार्थियों के बैंक खातों में 2,115 करोड़ 41 लाख रुपए वो डाले जा चुके हैं। 2,115 करोड़ 41 लाख रुपए 24 योजनाओं के माध्यम किसान के खाते में अलग अलग। साथियों, हमने अभी एक ऐप भी पिछले दिनों मैंने उसका जिक्र किया था प्रेस के अंदर आप लोगों के माध्यम से कि हम एक ऐप बना रहे हैं। आज उस ऐप के ऊपर हमने जो चालू रबी खरीद की सीजन के दौरान एमएसपी पर बेची गई गेहूं, सरसों हो, चना हो की फसलों के जे फार्म किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेजने की आज मैंने पोर्टल को लॉन्च करके वो भेजने की घोषणा की है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से हम किसान भाइयों के व्हाट्सएप पर जे फार्म वो भेजने का शुरुआत आज हो जाएगी। आज उनके पास जाएंगे, वो कोई भी उसका लाभ लेना चाहे जे फार्म का, क्योंकि अब बैंक से भी अगर कोई किसी ने लोन लेना है तो बैंक के अंदर भी वो दिखाएंगे कम से कम उसकी इनकम ये खड़ी होगी। नहीं तो आज तक मेरे किसान की कांग्रेस ने इनकम ही नहीं बताई मेरे किसान की इनकम कितनी है, क्योंकि उलझा करके रखते थे उसको बेचारे को। परंतु आज किसान को भी ये मालूम है, कोई अगर जरूरत पड़ जाए तो बैंक उसको देखता है भाई इतनी की फसल इसकी है, और वो उस आधार के ऊपर उसको हेल्प कर देता है। साथियों, प्रदेश में गत 6 मई तक 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी उपज मंडियों में बेची गई है। 5,78,000 किसानों द्वारा अपनी फसल मंडियों में बेची गई है। इन किसानों को 13,77,000 जे फार्म जारी किए जा रहे हैं। 13,77,000 जे फार्म। यह सुविधा प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत हो रही है। अब किसानों को अपना जे फार्म लेने के लिए आड़तियों के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज जब इसका लॉन्च किया है तो उसी एक और हमने आज जो ऑनलाइन हरियाणा में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, क्योंकि लोग चक्कर काटते रहते थे, बिना सेवा दिए वो काम नहीं होता था, आज उसको हमने ऑनलाइन कर दिया है। अब व्यक्ति घर बैठे ही इस योजना के साथ ही सेवा के साथ जुड़ करके वो लाभ ले सकेगा, उसको कहीं दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हमने आज ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। अब इस प्लेटफॉर्म से आम नागरिकों को घर बैठे ही प्लांट और निर्माण से जुड़ी मंजूरी मिल सकेगी। देरी के आसानी से मिलेगी, बिना किसी देरी के उनको आसानी से और सरलता से मिलेगी।
पहले चरण में हमने पुरानी नगर पालिकाओं या और क्षेत्रों में प्लांटेड जो रिहायशी प्लांट की ऑनलाइन मंजूरी शुरू की गई है और इसी सिस्टम से समय की बचत भी होगी। समय की बचत के साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और काम की भी जवाबदेही ये हमारे अधिकारियों के नीचे होगी, उनकी जवाबदेही भी होगी और इससे आम व्यक्ति को अब सरकारी दफ्तरों के भी चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे और पूरी प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सरल बनेगी। उनको कोई न घूमने की जरूरत है, न चक्कर काटने की जरूरत है, सरलता से उनको इसका लाभ मिलेगा। और साथियों, नया सिस्टम लागू होने से पहले आर्किटेक्ट्स और नगर निकाय अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आम जनता को किसी तरह की वो परेशानी ना हो। साथियों, हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से इन हाउस बनाया है। यह सिस्टम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मिलकर ये तैयार किया गया है। यह पहल डिजिटल हरियाणा की दिशा में एक मजबूत कदम है जो ईज ऑफ डूइंग को बेहतर बनाएगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से 7 मई तक मंडियों में 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक हुई है। मैंने ये पीछे बताया था कि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड अब की बार टूटा है। इतनी ज्यादा आवक मंडियों के अंदर आई है। इनमें से जो 84,18,000 मीट्रिक टन है, इसमें से 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री हेतु किसानों का बायोमेट्रिक वो सत्यापन हो चुका है। 83,75,000, 84,000 में से मैंने कहा था कि 99% हम उसको सफलता से, किसी किसान को परेशानी नहीं आई। परेशानी आई है कांग्रेस को, आई है इनेलो को, आई है और कुछ और इधर उधर के दल फिर जहाँ उनको परेशानी आई है। परेशानी नहीं आई है कि क्यों ये व्यवस्था खड़ी कर दी, ये परेशानी कांग्रेस को आई है और उनके जो विपक्षी दल है। बाकी किसी को परेशानी नहीं आई, ना मेरे किसान को आई। किसान ने इसका सपोर्ट किया, मैं धन्यवाद करूंगा किसानों का, क्योंकि किसान उसको अडॉप्ट करता है। उसको मालूम है कि सरकार जो काम कर रही है तो पारदर्शी ढंग से ठीक काम कर रही है। मैं एक दिन कार्यक्रम में गया था भिवानी से। मैं जब वापसी आ रहा था तो हर गांव में मुझे किसान मिले, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं कोई दिक्कत तो, क्योंकि सीजन चल रहा था गेहूं का, मैं गेहूं बेचने में दिक्कत तो नहीं करना जी, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। हर किसान ने कहा है और मैंने बताया है कि 83,75,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक से हुआ है, 84,18,000 मीट्रिक टन गेहूं की आवक आई है। परंतु किसान को परेशानी नहीं, कांग्रेस को परेशानी। कांग्रेस तो ये तो ढूंढ रहे हैं, मुद्दा ढूंढते हैं तो बेचारे लगे हुए हैं। मुद्दा नहीं मिलता तो फिर कहते हैं वोट चोरी हो गया। भाई वोट तो जनता देख रही है तेरे कारनामे, तेरे पास मुद्दा भी नहीं है उठाने वाला कि ठीक ठाक मुद्दा तो उठा ले। कोई मुद्दा भी ऐसा लेकर आएंगे जिससे उनकी अपमानित होते हो, उन बेइज्जती होती हो। पता है यहाँ से वो राहुल गांधी कहा जी हरियाणा में, कहा जी इन्होंने कहा ये वोट का फर्जी वोट बनाए थे। अब आप लोग भी जागरूक, आप वहां पहुंच गए। वो कहा जी हमारी तो कोई वोट फर्जी नहीं है, कहा तो वोट फेंका है। कहाँ से ले लिस्ट कार्ड का, कौन उसको दे रहा, मेरे को समझ नहीं लग रही। उसी के रास्ते के ऊपर एक और यहाँ का नेता जो उसके रास्ते पे चल रहा है, और भी एक बड़ा का खुलासा करूंगा। भाई क्या था खुलासा करेगा, तेरे पल्ला ही कुछ नहीं, खुलासा क्या करेगा था। साथियों, अब तक 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। 82,55,000 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और मंडियों में 67,87,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। हमने इसका उठान भी कर लिया है। किसानों को
2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के हिसाब से अब तक 16,481 करोड़ रुपए का भुगतान डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका, आपने काफी देर बात को सुना है। थैंक यू। और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायपुर से अहम खबर है, सीएम विष्णुदेव साय का पश्चिम बंगाल दौरा। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम। नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम। आज शाम करीब 7 बजे कोलकाता के लिए होंगे रवाना। सीएम साय आज कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे। नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज शाम करीब 7 बजे कोलकाता के लिए होंगे रवाना। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे विष्णुदेव साय। सीएम साय आज कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे। रायपुर से अहम खबर, सीएम विष्णुदेव साय का पश्चिम बंगाल दौरा। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज शाम करीब 7 बजे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। सीएम साय आज कोलकाता में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बालोद में खेत के कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पानी की तलाश में आया था ये तेंदुआ। तेंदुए को सुरक्षित निकालने में जुटा वन विभाग। बालोद थाना क्षेत्र की जगतरा की यह घटना। पानी की तलाश में आया था तेंदुआ। इस दौरान कुएं में जा गिरा। तेंदुए को सुरक्षित निकालने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तेंदुए को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। पानी की तलाश में आया था तेंदुआ। बालोद थाना क्षेत्र के जगतरा की यह घटना। बालोद में खेत के कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तेंदुए को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बेमेतरा से है, जहां ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
खाईवाल समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, नकदी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। मामले में कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कलेक्टर कार्यालय के पास स्थित कोबिया मैदान में एक युवक ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित कर रहा है। सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दबिश देकर बाजार पारा निवासी महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। जांच में सामने आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शहर के कई युवक आईपीएल सट्टे से जुड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर 9 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मुख्य सरगना फिलहाल फरार है। बताया जा रहा है उसका नेटवर्क दूसरे राज्यों तक फैला हुआ है और वह लंबे समय से ऑनलाइन सट्टा संचालन में सक्रिय है। पुलिस ने आरोपियों से 10 स्मार्टफोन, करीब 40,000 रुपए नगद सहित कुल 2,35,000 रुपए का सामान जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महेंद्र सोनी, भोजराज साहू, अरविंद्र वर्मा, राहुल वर्मा, राजेश वर्मा, गिरधारी वर्मा, संजय मिजरी सहित अन्य लोग मौजूद हैं। बनाना है जी, अब समझ नहीं लगी फ्री होगा। थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में थाना प्रभारी सोनल वाला, एसडीओपी साहब, हुसैन साहब और उनकी टीम ने लगातार अलग अलग संदिग्धों की जांच की और एक सूचना के आधार पर बीटीआई ग्राउंड में कुछ लोगों को सट्टा खेलते और खिलाते हुए पकड़ा है। उसमें कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर और कौन कौन है इसमें और कोई पूछताछ में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उन सभी नामों पर अभी जांच चल रही है और जिनके जिनके विरुद्ध अच्छे प्रमाण मिलते हैं उन सभी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी आपको बता दें 8 नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहर के गोल चक्कर पर आयोजित जनसभा में भाजपा सरकार प्रति का हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के समर्थन में आयोजित सभा में भारी भीड़ जुटी, जिसे हुड्डा में कांग्रेस की जीत का संकेत बताया। आपको बता दें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा पिछले 12 वर्षों से ट्रिपल इंजन सरकार का दावा कर रही है, लेकिन जनता अब भी विकास के लिए तरस रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और नगर निगमों परिषदों में हुए घोटालों की जांच तक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि एक इंजन भ्रष्टाचार करता है, दूसरा इंजन उसे संरक्षण देता है। और इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सतीश यादव ने निहारिका चौधरी को खुला समर्थन देने का ऐलान किया। हुड्डा ने दावा किया कि निहारिका को सभी बिरादरी और युवाओं का समर्थन मिल रहा है। आज हमें पूरा विश्वास है, आज की जो आपने देखा सभा भी ऐतिहासिक रही और जो रेवाड़ी के अंदर जिस तरीके से 36 बिरादरी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, भाई चिरंजीव जी के अगुवाई में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे भाई प्रवीण और हमारी कैंडिडेट निहारिका जी नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन पद पे बड़े बहुमत के साथ जीते और इसके साथ साथ अधिकतर बहुत से ऐसे हमारे जो पार्षद रहेंगे जो कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो भी बहुत से ऐसे पार्षद कांग्रेस की विचारधारा के जीत के आएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामगढ़ से है, जहां दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा रामगढ़ थाना क्षेत्र के नोनीहाट वासुकीनाथ मोड़ के पास हुआ। मृतक की पहचान हंसडीह थाना क्षेत्र के जमजोरी गांव निवासी सचिन तत्वा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सचिन तत्वा मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने पीछे एक मासूम बेटी छोड़ गया। परिजनों का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जमजोरी गाँव में भी शोक का माहौल है।
अगली खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस को अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 42 नई मोटरसाइकिलें मिली हैं। झारखंड सरकार द्वारा पुलिस मुख्यालय रांची के माध्यम से उपलब्ध कराई गई इन मोटरसाइकिलों को बुधवार को पुलिस लाइन परिसर से जिले के विभिन्न थाने के लिए रवाना किया गया। इस दौरान हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नई मोटरसाइकिलों को शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में भी भेजा जा रहा है, ताकि अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था, संधारण और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों को और तेज किया जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर वाहन सुविधा मिलने से पुलिस की गश्ती व्यवस्था मजबूत होगी और घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई में मदद मिलेगी। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सभी जिलों में पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स दिए गए थे। पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो अलॉट किए गए थे वो बाइक्स यहाँ पे भी आए थे। कई सारी बाइक पूर्व में डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और 42 बाइक नए आए थे जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पुराने बाइक्स का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ किया गया है, जिसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं शहर के थानों को, और जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन बहुत घना है वहाँ के थानों को, ताकि वहाँ पर पेट्रोलिंग हम लोग बाइक से भी कर सकें। सैट भी जो है हमारे पास CCR में, उसको भी अलग से नई बाइक्स जो हैं वो दी गई हैं और पुरानी बाइक्स जो हैं उनको रिप्लेस किया गया है। इसका पर्पस पूरा ये है कि हॉट स्पॉट्स को हम लोग कवर करें, जहाँ डिबाजी होती है, जहाँ परेशानी होती है, जहाँ आम नागरिक ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। मध्य प्रदेश के भिंड से अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूटी सवार 2 युवक गड्ढे में गिरे हैं। एक युवक की मौत हुई है, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। सिखाटा गांव के पास का यह हादसा बताया जा रहा है। भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर देर रात यह हादसा हुआ है। उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा सामने आया है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, जहां लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही करने वाले 5 चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त किए गए। एक सीएमओ समेत 16 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने वाले सीएमओ से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है। आपको बता दें, 2 लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों को परिनिंदा का दंड दिया गया है। एक चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी समाप्त की गई है। चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धियों को रोका गया है। लगातार अनुपस्थित रहने वाले 5 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त भी किए गए हैं। अमरोहा से अगली खबर है, बारात देखकर लौटा युवक घर में मृत मिला है। मृतक अवनेश का शव घर में चारपाई पर मिला है। परिजनों ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। शरीर पर मिले निशानों से हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का फिलहाल खुलासा होने की संभावना है। घटना के बाद गांव में तनाव है। पुलिस जांच में जुटी है। थाना आदमपुर क्षेत्र के दढ़ियाल गांव का ये पूरा मामला है। और अगली खबर नोएडा से। पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी का ये वीडियो सामने आया है। थाना 58 क्षेत्र में पुलिसकर्मी का उगाही का ये वीडियो। पुलिसकर्मी का ऑटो ड्राइवर से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। सेक्टर 62 के डी पार्क के पास पुलिसकर्मी उगाही कर रहा था। ये तस्वीरें सामने आई हैं। थाना 58 क्षेत्र में पुलिसकर्मी का ये उगाही का वीडियो सामने आया।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिसकर्मी का ऑटो ड्राइवर से उगाही करने का वीडियो सामने आया। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इतना ऊंचा उठा के वहाँ लंदन में जाएगा तो ये कौन देख रहा है सर? यहीं धर धर भग जा। जब ऐसे- लाइसेंस है तुम्हारे पास? इसका दिमाग लाइसेंस। खराब है क्या? लाइसेंस मुझे कहाँ दिया? तू पैसे दिखा कर मुझे बता रहा है कि चलो पकड़ो, इसे तुम बड़ा सोना धर दहीं। और अगली खबर प्रयागराज से है, जहां गर्लफ्रेंड को मारकर प्रेमी ने फेंका, जानवर खा गए पूरा युवती का शरीर। परिवार को लड़की की सिर्फ हड्डियां मिली हैं। कई दिनों तक लाश झाड़ियों में सड़ती रही। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। लड़की और आरोपी दोनों नाबालिग बताया जा रहा है। बहरिया थाना क्षेत्र के जमीनीपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो कई दिनों तक लाश झाड़ियों में सड़ता रहा। कई दिनों तक शव झाड़ियों में पड़ा सड़ता रहा। इस दौरान अब जानकारी सामने है, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। लड़की और आरोपी दोनों फिलहाल नाबालिग बताए जा रहे हैं। बहरिया थाना क्षेत्र की जमीनीपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो प्रयागराज से अहम खबर, गर्लफ्रेंड को मारकर प्रेमी ने फेंका, जानवर खा गए युवती का पूरा शरीर। परिवार को लड़की की सिर्फ हड्डियां बरामद हुई हैं। कई दिनों तक लाश झाड़ियों में सड़ती रही। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां तुष्याना गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में ड्रेस पहने छोटे छोटे बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में एक छात्र स्कूल के गेट की दीवार फांदता नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों के देर से पहुंचने की वजह से बच्चों को समय से पहले बुलाया जाता है और उनसे सफाई कराई जाती है। ये स्थिति अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नाराजगी का कारण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया है, जिससे छात्रों और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्कूल के पीछे की दीवार तोड़कर नया गेट बनाया गया है, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आरोप है कि जिससे गाँव की वास्तविक स्थिति से प्रशासनिक अधिकारी अनभिज्ञ हैं। इस पूरे मामले ने यूपी की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक जो है वो संबंधी मुद्दे पर राजनीति का बयान तेज हो गए हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए जब श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी समय उनकी पूरी जानकारी सामने आ जाती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन किस धर्म से संबंधित है। सूर्यकांत धस्माना ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे में इस मुद्दे पर अनावश्यक हंगामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार इस तरह की रोक की बात करती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के वीवीआईपी लोग मंदिरों के गर्भगृह में जाकर फोटोशूट करवा रहे हैं, जो नियमों और परंपराओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक बार फिर चारधाम और धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर बहस तेज हो गई है। लेकिन आप गर्भगृह में अपने वीवीआईपी को ले जाकर के फोटोग्राफी कराओगे, वीडियोग्राफी करवाओगे, वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को तोड़ोगे, सारे नियमों का उल्लंघन करोगे, लेकिन शोर मचाओगे कि साहब हम गैर सनातनियों को नहीं जाने देंगे। अरे गैर सनातनियों को रोकना है तो आप जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय आप देख लें कि नाम से पता लग जाता है। अगर कोई जोसेफ है और कोई
जयराम है तो उसके नाम का पता लग जाएगा कि वो क्या है, क्या उसकी, तो आप पता कर सकते हैं। जिस समय फॉर्म भरेंगे आप उसका रजिस्ट्रेशन का, उस समय आप उससे पूछ लें आस्था के बारे में। उत्तराखंड की लोक आस्था और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही तृतीय गोलूजियो यात्रा आज अपने 19वें दिन हल्द्वानी पहुंची। राम मंदिर में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने श्रद्धा और उत्साह के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। 19 अप्रैल को चंपावत स्थित गोलूजियो मंदिर से अक्षय तृतीया के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई यह यात्रा अब तक उत्तराखंड के कई जिलों से होकर गुजर चुकी है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज हल्द्वानी नगर में आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग खड़े हैं प्राचीन राम मंदिर के पावन प्रांगण में, और उत्तराखंड की सुख समृद्धि के लिए चंपावत गोलजू महाराज, जो कि चंपावत राजा कहलाए जाते हैं, चंपावत गोलजू मंदिर से यह यात्रा प्रारंभ होकर अक्षय तृतीया के दिन यह यात्रा प्रारंभ हुई है आदरणीय श्रीमान विजय भट्ट जी के नेतृत्व में। और संपूर्ण उत्तराखंड की यात्रा करते हुए आज हल्द्वानी प्राचीन राम मंदिर में इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। नगर के सभी गणमान्य लोग, सभी माताएं बहनें शक्तियाँ राम मंदिर से गोलजू महाराज का भी पूजन करके यहाँ से पैदल रामलीला मैदान, पटेल चौक, गुप्ते होटल और कालू सिद्ध बाबा के मंदिर होते हुए उत्थान मंच गोलजू मंदिर में यह यात्रा विराम लेगी। न्याय के देवता गोलजू की सम्मान यात्रा निकल रही है, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे हल्द्वानी के सिख संगत ने इतना अच्छा आयोजन करा है, और हर बार मैं देखता हूँ कि ये लोग लगे रहते हैं। और सिख संगत गोलजू की न्याय यात्रा के साथ साथ कहीं पे भी कोई चीज़ होगी, और इसमें मैं अपने भाई, जो हमारे बड़े भाई गुरमीत जी हैं, मैंने देखा कहीं पे भी किसी को भी जरूरत होती है, गरीब आदमी, हर अमीर आदमी, हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं। और ये हमें ऐसी लगता है कि जैसे गोलजू का आशीर्वाद इनके ऊपर साक्षात है। सिख समाज के द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है। सबसे अच्छी ये प्रथा इनकी लगी है कि हर धर्म को अपने शास्त्रों के साथ जोड़ के, जो पूरे इन्होंने इस समय उत्तराखंड में 6000 किलोमीटर की कम से कम ये घूम के आए हैं, जो 1 महीने से ज़्यादा यात्रा जो करते आए हैं। दूर दराज के मंदिरों, गुरुद्वारे, सब जगह पे ये होते हुए आए कि अपने शास्त्रों से जुड़े हर जना अपने भगवानों को पूछे, और इससे हर घर के जीवन का भी कल्याण हो। जो हमारी गोलजू की यात्रा यहाँ पर पहुँची है, हमारे इस उत्तराखंड के अधिष्ठाता देवता हैं, और इनकी यात्रा पूरे धर्म स्थलों से होते हुए, पूरे उत्तराखंड से होते हुए आज रामलीला ग्राउंड में राम मंदिर पर पहुंची है, और यहाँ से उत्थान मंच जाकर इसकी पूर्णता होगी। और हमारे खासकर कुमाऊं के प्रत्येक घर में गोलजू को माना जाता है, और गोलजू की हर जगह पूजा होती है, और गोलजू का आशीर्वाद लगातार इस उत्तराखंड को मिलता आ रहा है। नैनीताल स्थित हाईकोर्ट बार सभागार में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आपात बैठक आयोजित हुई, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता को 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की घटना की कड़ी निंदा की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष DCS रावत ने इसे न्यायपालिका के इतिहास में पहली ऐसी घटना बताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित जज के खिलाफ कठोर कार्रवाई और उन्हें न्यायिक कार्य से हटाने की मांग की। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने इस कार्रवाई को अशोभनीय बताते हुए कहा कि इससे अदालत की मर्यादा को ठेस पहुंची है और देश भर के अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। जज है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, इन्होंने एक वकील के साथ बहुत बदसलूकी की, और उसने उनके किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया या उन्होंने कोई कागज नहीं लगाया। सिर्फ इस कारण उन्होंने कहा कि हम तो पुलिस हिरासत में भेज दूंगा। तो इस पर पूरे देश की वकीलों ने बड़ा इस पर विरोध प्रकट किया है। बार काउंसिल इंडिया की एक आपत्तिकालीन मीटिंग हुई, जिसमें ये प्रस्ताव पास किया है कि ऐसे जज के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उनसे जुडिशियल वर्क हटा लिया जाए, और उनको ये बताया जाए कि किसी वकील के साथ उतने ही सम्मान के साथ पेश आइए जिसके वो हकदार हैं। और सारे हमारी बार एसोसिएशन उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों की बार काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आज ये निर्णय लिया गया हमारी मीटिंग में, ये विचार गोष्ठी में ये उचित निर्णय लिया गया कि हम इस जो ये घटना हुई है इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश की बार एसोसिएशन से ये निवेदन करते हैं कि वो उचित से उचित कार्रवाई उसके उन जज साहब के खिलाफ करने का प्रयास करें, और हम उनके साथ हैं, क्योंकि एक जगह का अधिवक्ता हर जगह के अधिवक्ता के साथ इस
कठिन घड़ी में खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह से उस अधिवक्ता को, जो वीडियो फुटेज आई है, जिस तरह से उस अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो निंदनीय, अशोभनीय है और हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उस जज को ये समझना चाहिए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोथ साइड से होता है, वकील की ओर से भी होता है और जज की ओर से भी। जज ये भूल गया कि मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा बुधवार को श्रीनगर पहुंची, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पौड़ी जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई है और संगठन में नई ऊर्जा का संचार किया। आगमन पर आप सब मेहमानों का परिचय उनका दिया जा रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है और साथ ही साथ बिल्कुल आज हमारी जो उत्तराखंड की प्रभारी हैं आदरणीय कुमारी शैलजा जी, उनके साथ हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी जी, सुरवीर सजान जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए थे। उनके साथ हमारे सह प्रभारी मनोज यादव जी और सुरेंद्र शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद थे। हमारा कहना यह है, आज वो लोग जिस तरह से यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बड़ा है और हमारी जो ज़िले की तीनों विधानसभाएं हैं, पौड़ी, श्रीनगर और चौबट्टाखाल, विशेष रूप से हमारे जितने भी नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष गण हैं, उनका मनोबल बड़ा है। देखिए, प्रभारी जी आई हैं, प्रभारी जी पूरी लोकसभा आज यहाँ हैं, कल रुद्रप्रयाग हैं, परसों चमोली हैं, फिर उसके बाद बद्रीनाथ के दर्शन भी कर रही हैं, फिर उसके बाद वापस आके देवप्रयाग में टिहरी में कार्यक्रम है और इससे पहले तरफ में कार्यक्रम, उसके बाद अगला कार्यक्रम कुआं मंडल में है। तो पूरे प्रदेश में घूमकर जो है कि जनता के बीच जो है जा रही है, लोगों से मिल रही है, नेताओं से मिल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिल रही है और 2027 में उत्तराखंड के हित के लिए कांग्रेस को लाना जरूरी है। उत्तराखंड को सुरक्षित करने के लिए, देवभूमि को सुरक्षित करने के लिए, इस बात को पब्लिक के बीच में बता रही है। एक तरफ भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस ने महिला बिल का विरोधी किया। देखिए, ये उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। देखिए, परिवर्तन का, बदलाव का माहौल है और जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी बात शक्ति है, नौजवान हैं, उनमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह देखने को मिला है और जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बन चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और यहाँ के जल जंगल जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है। पिछली बार मैं अवकाश में था, इस बार आया हूँ और कल भी रहूँगा जहाँ तक रह पाऊँगा, क्योंकि अब मुझे अपने उसके हिसाब से भी रीशेड्यूल करना पड़ता है, तो रहूँगा और बहुत अच्छी बातें यहाँ पे हुई और कांग्रेस का सम्मेलन है। शैलजा जी ने बहुत उपयोगी बातें, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया, हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण है। की पराकाष्ठा हो गई, बहुत शर्मिंदा हैं हम जो कुछ हो रहा है और भाजपा है या नहीं है, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हमारे राज्य के अंदर ये मां नंदा का राज्य है। के हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, प्रकोष्ठों के साथी हैं, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी की बात करने आए। आज के दिन ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से लोगों के बीच में निकले, क्योंकि लोगों में एक उत्साह भी है और लोगों में एक बदलाव की भावना है। उसके अनुरूप कांग्रेस पार्टी मेहनत कर भी रही है और आगे आने वाले समय में और हमें इसे सुनियोजित ढंग से ज़मीन पर काम करना है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई, इस वक्त की अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक्शन देखने को मिला है। लापरवाही करने वाले 5 चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक सीएमओ समेत 16 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लापरवाही बरतने वाले सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब किया गया है।
2 लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों को परनिंदा का दंड दिया गया है। एक चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई है, तो कई चिकित्सा अधिकारियों के वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। 2 लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों को परनिंदा का दंड दिया गया है। एक चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई है, तो कई चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। लगातार अनुपस्थित रहने वाले 5 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए। तो लखनऊ से अहम खबर, लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ी कार्रवाई की है। 5 चिकित्सा अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये देखा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई है डॉक्टरों के ऊपर। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक के द्वारा जो है ये कार्रवाई की गई है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 5 ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही जो लगातार जो है हॉस्पिटल पे नहीं जा रहे थे, उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई देखने को मिली। वहीं पर देखा जा सकता है कि एक सीएमओ समेत 16 चिकित्सा अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश के हैं जो हॉस्पिटल में उनकी काफी लापरवाहियां देखी गई। इन लापरवाहियों के चलते जो है उन पर भी जो है अनुशासनिक कार्रवाई की गई। तो कहा जा सकता है कि 5 लोग जो है इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए हैं, तो और एक सीएमओ और एक 16 लोगों के ऊपर जो है अनुशासनिक कार्रवाई की गई है और उनसे जो है उनके परनिंदा दंड के तहत जो है उनके ऊपर जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। और फिर कहा जा सकता है सीएमओ जो है उनसे जो है स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आगे के जिस प्रकार से जो है ब्रजेश पाठक के द्वारा जो है पहले भी हिदायत दी गई है, इससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिली है। उनके द्वारा साफ तौर से ही कहा गया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के जिला हॉस्पिटल में जो है जो भी डॉक्टर हो या सीएमओ हो, कोई भी अधिकारी किसी प्रकार की अगर लापरवाही करता है, मौके पर जाकर के जो है अगर हॉस्पिटल में एब्सेंट रहता है, अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, तो इन सभी पहलुओं को देखा जा सकता है। इन्हीं पहलुओं के तहत जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा ये कार्रवाई देखने को मिली है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, अगर देखा जाए तो लगातार स्वास्थ्य अधिकारी लापरवाही कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई। मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई चिकित्सा अधिकारियों की वेतन वृद्धियां रोकी गई हैं। और अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में चल रही धामी सरकार के 4 वर्षों से अधिक समय का कार्यकाल पूरा हो चुका। बीते दिनों देखा गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों ने इन कार्यक्रमों में उपस्थिति देकर आपको बता दें धामी सरकार की तारीफों में 4 चांद लगाने का काम किया। सत्ता दल द्वारा भी इन 4 सालों को 4 साल बेमिसाल का नारा दिया गया। नारा बनता भी है क्योंकि इन 4 वर्षों के कार्यकाल में अनेकों ऐतिहासिक निर्णय और अनेकों ऐसे कार्य मुख्यमंत्री धामी द्वारा किए भी गए हैं जिनकी सराहना न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश और विदेशों में भी चर्चित है। आपको बता दें कि प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, जिसके चलते कुछ महीनों का समय ही धामी सरकार के पास कार्य करने के लिए रह गया है। इस दौरान धामी सरकार के साथ पूरा शासन प्रशासन अपनी कमर कसे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत में धामी सरकार के 4 वर्षों से अधिक कार्यकाल का समय पूरा होने जा रहा है। इन 4 वर्षों में कई घोषणाएं और अनेकों ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए हैं, जिसकी प्रशंसा देश विदेशों में भी हुई। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को समय रहते पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी स्वयं लगातार समीक्षा बैठकों के जरिए घोषणाओं और बचे हुए कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का मानना है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहित है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सत्ता पक्ष का भी मानना है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश हित में बेहतरी के साथ कार्य कर रहे हैं और अब तक की उनके द्वारा की गई घोषणाओं में से 70 से 80% पूरी भी कर ली गई है। साथ ही बचे हुए कार्यों को शुरू करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में विपक्ष अभी भी धामी सरकार की घोषणाओं पर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार के दावों को हवा हवाई बताते हुए महज कागजी बताता हुआ नजर आ रहा है। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी
जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए, उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है, जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियाँ हैं वो पेंडेंसियाँ समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। विधानसभाओं की घोषणाओं की समीक्षा की है, इससे पहले भी कई दफा वो बैठकें कर चुके हैं, तो उस समय पहले ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आधे से ज़्यादा जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि समय भी काफ़ी कम है, चुनाव भी आने वाला है, उसकी भी तैयारियाँ चलेंगी, घोषणाओं के लिए अब थोड़ी तेजी देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, समय समय पर हम लोग समीक्षाएं करते रहते हैं और आज भी जो फीडबैक है मेरे पास शासन का, तो लगभग 75 से 80% घोषणाओं को हम धरातल पर उतार चुके हैं। 20% अभी हम प्रयास में हैं कि जब तक चुनाव आते हैं तब तक हम उन पर काम शुरू कर दें, उस लेवल पर उनको ले आए। और कहाँ नजर आ रहा है आपको धामी जी ने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं धरातल पर नजर आ रही हैं? उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलेगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हालिया बात है, अभी चल रही है चार धाम यात्रा, तो इसकी बात कर लेते हैं। सड़कों की स्थिति आपने वहां देखी है कि क्या है, लोग परेशान हैं। बद्रीनाथ के विधायक ने हमारे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से अलकनंदा के आसपास के एरिया है पूरा, उसको कब्जाने का कार्य कर रही है सरकार, और जो सड़कें हैं वो अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं है। यही हाल बाबा केदार की नगरी का है, आपके समक्ष है, और यही हाल जो है यमुनोत्री जी का, गंगोत्री जी का है। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा ने धरातल पर उतारी है? दृष्टि पत्र में कहा था इन्होंने कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। क्या आप बता दीजिए, जब से धामी जी सत्ता में बैठे हैं कितने डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो उन्होंने कार्य किया? उन्होंने कहा जो गरीब बच्चे हैं उनके खातों में 1000 रुपए हर महीने डलवाएंगे। अरे भैया, सिर्फ आंकड़े ही बता दीजिए। एक और धामी सरकार द्वारा अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया और मुख्यमंत्री धामी द्वारा नो पेंडेंसी को मूल मंत्र बनाकर कार्यों को करने के आदेश दिए गए। वहीं विपक्ष के साथ अब सत्ताधारी सरकार के ही मंत्री अधिकारियों की लापरवाही से दुखी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में बने सामाजिक अल्पसंख्यक भाषा और छात्र कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री खजान दास द्वारा सरकारी आवास मिलने पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की गई। उनके अनुसार सरकारी आवास को लेकर अधिकारी लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी कार्यों में हो रही ढिलाई का प्रमाण दिखाई दे रहा है। खजान दास ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी आवेदन फाइल को कहीं गुम कर दिया, जिसका अधिकारियों को ही कुछ मालूम नहीं है। अनुरोध करने के बाद भी अभी तक सरकारी आवास उनको नहीं मिल पा रहा। मंत्री ने बताया कि यदि समय रहते अधिकारियों की लापरवाही खत्म नहीं हुई तो वो इस विषय का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री धामी के आगे रखते नजर आएंगे। वहीं इस मामले ने विपक्ष को भी सत्ताधारी सरकार को घेरने का मुद्दा दे दिया है। विपक्ष का मानना है कि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर हर जगह प्रश्न चिन्ह है, और रही बात कैबिनेट आवास की, तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त आवास को पाने के लिए दिलचस्पी दिखाई गई है। वहीं अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री की फाइल गुम करने का बहाना बना डाला है। विपक्ष पूरे मामले पर चुटकी लेता नजर आ रहा है और सत्ताधार अपनी सफाई पेश करता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, सरकारी परिसंपत्ति को ख्याल पूरी तरह से रखना चाहिए और जो हमारे राज्य संपत्ति के अधिकारी हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और जब जाके कोई मंत्री बनता है या आवास किसी को देना है तभी उनको याद आती है कि आवास को मेंटेनेंस करनी है, आवास को ठीक करना है। ये दुखद विषय है। यूकेडी की तरफ से हमारा ये स्पष्ट मानना है कि यदि अपने कार्य के हिसाब से ये नेता लोग अगर आज विधायक बनते या मंत्री बनते तो शायद इस तरह से अफसरशाही भी उनकी बात सुनने पर मजबूर होती। लेकिन हम बहुत अच्छी प्रकार जानते हैं कि सिर्फ किसी एक नाम के सहारे से वो लोग जिन्हें प्रधान भी नहीं बनना चाहिए था वो आज की तारीख में मंत्री बने बैठे हैं। तो ऐसे लोगों की आप ही बताइए कि जो अफसरशाही है वो क्यों सुनेगी? अपने आवास के लिए फाइल लगाई और वो फाइल ही गुम हो गई। तो इस सरकार में ये सरकार की कार्यप्रणाली, इससे समझी जा सकती है कि सरकार की कार्यप्रणाली क्या है। और यकीनन मंत्री की फाइल गुम अगर हुई है तो निश्चित रूप में उस मकान के लिए कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा जिसने फाइल गुम करा दी है। तो ये सब है, यही होगा, बाकी और तो कुछ होगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल हर जगह पर
संदेहास्पद है और इनकी कार्यप्रणाली के सामने हर स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। कि कांग्रेस की तो हालत मुझे ना अभी ऐसी लग रही है जैसे कोई हंसी का पात्र व्यक्ति होता है ना। पूरी कांग्रेस में आपस में ये लोग यही हैं कि हंसी के पात्र बन रखे हैं, अपनी निरंतर इस तरीके की बातें करके बवंडर मचाकर। और जहां तक रही बात आवाज़ की, तो देखिए एक प्रोसीजर होता है, सरकारी प्रोसीजर है। सरकारी प्रोसीजर में कभी देर सवेर हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो आवाज़ देने की बात है उस पर भी सरकार गंभीर है। और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार के पास अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में घोषणाओं को धरातल पर उतारना और अंदरूनी असंतोष को थामना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देता है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देशों के बावजूद वो कौन से अधिकारी हैं जो कार्य में ढिलाई बरतते हैं। अन्यथा इससे कहीं न कहीं एक गलत संदेश भी प्रदेश के बीच जाता हुआ नजर आ सकता है। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।